कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्रैश कोर्स का डे 15 है और डे 15 आते आते आज आप लोगों की सबसे बड़ी ये बात है कि आज आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन एंड हो जाएगा, यानी इकोनॉमी NCERT आधारित आपकी आज खत्म हो जाएगी। अब देखिए NCERT से अगर आपका इकोनॉमिक्स का फैक्ट पूछता है, वन लाइनर पूछता है, जितना मैंने सेलेक्ट किया, जितना मुझे दिखा कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो चीज़ मैंने करा दी, यानी वो आपकी कवर हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाहर अगर आता है किसी केस में तो वो कहाँ से पूछ रहा है, उस सिलेबस से पूछ रहा हूँ, क्या कर रहा, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा। जैसे मैंने पहले आपको जो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स कराई हुई है, वो फोल्डर आप लोग देखना, NCERT वाला नहीं, जो जनरल फोल्डर है वो सिलेबस के टॉपिक आपके हैं। ठीक है, अगर आपको चाहते हो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि 90 डेज के क्रैश कोर्स में उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा जिससे पहले की क्लासेस पढ़ी है, और बाकी के लिए जैसे कई बच्चे कहते हैं सर जुआ शब्द यूज मत करो। जुआ का सेंस ये वो वाला जुआ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क के लिए है। मतलब या हमारी नैया पार रख सकती है या हम अटक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाए और आपकी चीज़ें एग्जाम में बहुत ही ईजिली बन जाए। ठीक है, आज हम लोग इसको एंड करते हैं, फिर उत्तराखंड और उसके बाद रीजनिंग कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसकी नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 30 से 35 क्लास के बाद वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एटलीस्ट आज इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद हम भूगोल की क्लास शुरू करेंगे, भूगोल के फैक्ट देखेंगे, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं आपके, उसको हम लोग NCERT आधारित कवर करेंगे। पॉलिटी हमारी चल रही, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 5 से 7 क्लासेस के बाद पॉलिटी वाला पोर्शन आपका एंड हो जाएगा। यानी मान के चलिए आने वाली 30 क्लास, यानी जब हम 30 क्लास कवर करेंगे तो पॉलिटी खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिक्स खत्म होगी, ज्योग्राफी की लगभग एंड की कगार पे होगी। उसके बाद हम 50 क्लास आते आते GS आपका कंप्लीटली बंद कर देंगे। फिर हमारी दौड़ जो रहेगी वो रीजनिंग के क्वेश्चनों पे, कंप्यूटर के क्वेश्चनों पे, आपका जो अदर करंट अफेयर का क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में, वहां पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन आता है वास्तविक विनिमय दर को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, वास्तविक विनिमय दर। ठीक है, विनिमय मतलब एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, इसको आप किस रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमेशा लिखना किसी वस्तु की देशी कीमत स्तर और विदेशी कीमत स्तर का अनुपात, यानी आपने कोई वस्तु है उसका आपके देश में उसका क्या रेट है, उसी वस्तु का विदेशों में क्या रेट है, उसका जो रेशियो होगा, उसका जो अनुपात होगा, उसी को बोला जाता है वास्तविक विनिमय दर। लिखो किसी वस्तु की, पूरा लिखना, किसी वस्तु की देशी कीमत स्तर, किसी वस्तु की देशी कीमत स्तर व विदेशी कीमत स्तर का अनुपात, विदेशी कीमत स्तर का अनुपात। ठीक है, ये किस रूप में परिभाषित करोगे के क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना वास्तविक विनिमय दर क्या है, किसी वस्तु की देशी कीमत स्तर और विदेशी कीमत स्तर के जो रेशियो है उनको डिवाइड करोगे, अनुपात निकलेगा, वही आपका क्या होता है हमेशा, मतलब एक प्रकार से वास्तविक विनिमय दर। अब सपोज क्वेश्चन ये आ गया कि अगर वास्तविक विनिमय दर 1 से अधिक है, 1 से कम है या 1 के इक्वल है, यानी या तो वास्तविक विनिमय दर जब डिवाइड करोगे 1 से ज़्यादा आएगी या 1 से कम आएगी या 1 का। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन लिखो, यदि वास्तविक विनिमय दर 1 से अधिक है, यदि वास्तविक विनिमय दर 1 से अधिक है तो क्या होगा, हमेशा याद रखना विदेशी वस्तु महंगी होंगी, विदेशी वस्तु जो होगी वो क्या होगी, महंगी होगी। ठीक है, और यदि वास्तविक विनिमय दर 1 से कम है तो क्या होगा, विदेशी वस्तु सस्ती होगी। ठीक है, और देशी क्या होगी, महंगी, विदेशी वस्तु सस्ती होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, अगर 1 से अधिक है तो विदेशी वस्तु महंगी, 1 से कम है तो विदेशी वस्तु सस्ती होगी। और ये आपको इस तरीके से देखना है, इसका उल्टा क्या होगा, विदेशी महंगी है तो देशी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको समझना है, देशी क्या हो जाएगी उस टाइम पे, सस्ती हो जाएगी, जबकि विदेशी वस्तु सस्ती है तो देशी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप लोगों को इसको समझना है। तो वास्तविक विनिमय दर क्या है, क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है पूछ देता है, यानी नम्य विनिमय दर। तो दूसरी डेफिनेशन लिखनी है आपको, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, नम्य विनिमय दर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, FER लिख दिया।
जब आपका मार्केट के आधार पे, यानी निर्धारण इसका कौन करता है, बाजार की मांग, यानी मार्केट में आपकी चीज़ों की मांग क्या है, उसकी पूर्ति कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, उसके आधार, यानी सरकार न करके उसको फ्रीली छोड़ दिया, मार्केट में किसी चीज़ की मांग कितनी है, उसकी पूर्ति कितनी हो रही है, उसकी पावर कितनी है, उसके आधार पर इसका निर्णय होता है। ठीक है, देखो बाजार मांग, बाजार मांग कौमा पूर्ति व शक्ति के आधार पर निर्धारण, शक्ति के आधार पर क्या होगा, इसका निर्धारण होगा। इसको आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, इन चीज को नम्य विनिमय दर क्या होती है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था एक बार, रुपये की परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं, यानी रुपये की परिवर्तनीयता, रुपये की परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, यानी रुपया जो होता है वो परिवर्तनीय है, यानी परिवर्तनीय, इसका मतलब होता है रुपये को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करना। जैसे आपने कहा एक हमारा रुपया है, यानी $50 आपने उसको आप उसमें एक्सचेंज कर देते हो, कन्वर्ट कर दे रहे हो, यानी रुपये को डॉलर में, डॉलर को रुपयों में, यानी आप रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको बोला जाता है रुपये की परिवर्तनीयता। ठीक है, लिखो रुपये को अन्य मुद्राओं व अन्य मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करना, रुपये को अन्य मुद्राओं व अन्य मुद्राओं को रुपये में, रुपये को अन्य मुद्राओं व अन्य मुद्राओं को रुपये में क्या करना, आप लोग किस तरीके से परिवर्तित करोगे, मुक्त रूप से परिवर्तित करना, मुक्त रूप से परिवर्तन करना। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है अपने आप में, रुपये की परिवर्तनीयता बोला जाता है। ये डेफिनेशन आई थी एक बार पेपर में, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला लिखो, भारतीय रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कौन से खाते पे है, यानी भारत का रुपया जो है, जैसे भारत के मैंने 2 अकाउंट बताए थे भुगतान संतुलन के लिए, एक चालू खाता बताया था, एक पूंजीगत खाता बताया था कल। ठीक है, और पेपर में अगर आपसे पूछ दिया इसमें से कौन सी मदें चालू खाते में आएंगी, कौन सी पूंजीगत खाते में आएंगी, मुझे होपफुली अब पता है कि आप बना लोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो, भारतीय रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है, भारतीय रुपया पूर्ण रूप से ये चैप्टर आपका सिलेबस में भी है। ठीक है, भुगतान संतुलन बनाना, परिवर्तनीय, ठीक है, भारतीय रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है, किस पे लिखोगे, चालू खाते पे, करंट अकाउंट, जो भुगतान संतुलन है। ठीक है, और ये कब से हुआ, 1994 से, 1994 में भारतीय रुपया जो है पूर्ण रूप से लिखा है मैंने कंप्लीटली, पूंजीगत खाते भी है, वो पार्शियली है, लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किस खाते पे, चालू खाते पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, अंतरराष्ट्रीय, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण किसको कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना, कागजी स्वर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है, कागजी स्वर्ण बच्चों एक चीज है, उसको बोला जाता है विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, इसको कागजी मुद्रा बोला जाता है। हुआ क्या था, 1967 से, यानी 1967 से IMF की निगरानी में, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निगरानी में, इन लोगों ने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिजर्व बढ़ाना था, मतलब जो मनी है, मुद्रा है, उसका रिजर्व बढ़ाना था बैंकों में, हर देश के सेंट्रल बैंक में। तो इन लोगों ने क्या किया, जो गोल्ड है, गोल्ड को विनिमय दर के रूप में, यानी गोल्ड को अपने आप में एक प्रकार से किस रूप में, सोने को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में लाने के लिए इसको यूज किया गया था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसको लिखो, सोने को, गोल्ड को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, सोने को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में विस्थापित करने हेतु,
विस्थापित हेतु, ठीक है। इसी को बोला जाता है एसडीआर, यानी कागजी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कागजी स्वर्ण किसको कहते हैं, एसडीआर को। या पूछेगा एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। या आपसे पूछेगा एसडीआर की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, और या आपसे पूछेगा एसडीआर में किसको मतलब हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में विस्थापित किया, सोने को, चांदी को, इस टाइप से ध्यान रखना, सोने को रखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्तमान में 5-6 कंट्री ऐसी है जिसके आधार पर, उनका रिजर्व के आधार पर इसके रेट तय किए जाते हैं। उसमें कौन कौन से हैं देखो, नीचे नोट करके लिखो, 6 देश हैं, चाइना भी आ गया, ठीक है। लिखो प्रारंभ में 5 देशों ने, प्रारंभ में 5 देशों के आधार पर एसडीआर तय होता था, ठीक है। एसडीआर को तय किया जाता था। उसमें कौन कौन से थे, जैसे जर्मनी लिखो, जापान लिखो, ब्रिटेन लिखो, फ्रांस लिखो और अमेरिका लिखो। और वर्तमान में चीन भी इसमें शामिल होगा, लिखो वर्तमान में चाइना भी शामिल। यानी ये जो 6 कंट्रीज हैं बेसिकली, इनके पास के रिजर्व, इन्हीं के आधार पे ही तय होता है कि इसके रेट क्या होंगे, ठीक है। 1967 में इसको आईएमएफ ने शुरू किया था। आपके पेपर की दृष्टि से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, कागजी स्वर्ण किसको कहा जाता है और कागजी स्वर्ण के रूप में किसको स्थापित किया गया था, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज को इसमें रखा जाता है। एक बार यूकेपीएससी ने पूछा था 2014-15 के आसपास कहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, भारतीय रुपये का किस वर्ष 2 बार अवमूल्यन हुआ था। यानी सरकार ने क्या किया था, एक फाइनेंशियल ईयर ऐसा था, भारतीय रुपये का 2 बार डिवैल्यूएशन कर दिया, अवमूल्यन कर दिया, अपने मूल्य, अपने रुपये को दूसरे मुद्रा की तुलना में उसकी वैल्यू क्या कर दी, गिरा दी, ठीक है। और जब कभी भी अवमूल्यन होता है, डिवैल्यूएशन होता है, तो हमेशा क्या होता है, आयात महंगे हो जाते हैं, जो बाहर से मंगाते हैं, और जो निर्यात होते हैं, जो बाहर को बेचते हैं, वो सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। लिखो भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किस वित्तीय वर्ष में हुआ, भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किस वित्तीय वर्ष में हुआ, किस फाइनेंशियल ईयर में हुआ, ठीक है। यानी एक वित्तीय वर्ष था 1991-92 का, जुलाई का माह था, पहले 1 तारीख या 3 तारीख को किया था, फिर उसके 2 दिन बाद और कर दिया था 1991-92। ये फाइनेंशियल ईयर ऐसा था, भारत ने 2 बार अपना अवमूल्यन किया, मतलब बैक टू बैक इस फाइनेंशियल ईयर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डिवैल्यूएशन बोलते हैं इसको, और इसमें आयात महंगे और निर्यात क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ से आपका जो इकोनॉमी है वो एंड होगी, ठीक है। इको क्या होगी, एंड होगी, एनसीईआरटी आधारित। तो अपना जो चेहरा है थोड़ा सा स्माइल वाला कर लीजिए, उसको थोड़ा सा क्या करना है, आपको इंजॉय करना है। अब आप अपनी आत्मा से पूछिए, ये एनसीईआरटी है, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको इस बार पहली बार मिले हैं, यानी आपको उसका आता पता ही नहीं था। आप लोग तो बस कभी पंचवर्षीय योजना पढ़ दी, कभी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं पढ़ दी, कभी कुछ पढ़ दिया, इसके अलावा इकोनॉमी कुछ नहीं पढ़ते थे। अब वो क्वेश्चन एनसीईआरटी आधारित पूछ रहा है, फिर कहोगे सर आत्मा हमारी निकल चुकी है परमात्मा के पास, उसको बुलाइए, बाहर लेके आइए, उसको किसी न किसी तरीके से उसका पूजन कीजिए, भले आपको बकरी देना पड़े, मुर्गा देना पड़े, लेकिन उसको वास्तव में दोबारा इस धरती पे लेके आइए। ऐसा नहीं होगा, इकोनॉमी पढ़िए, आपकी आत्मा यहीं रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको पॉलिटी से, 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1985 में। अगला क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, दल बदल विरोधी कानून इसी में है, ठीक है। दल बदल विरोधी, यानी आपको किसी पार्टी के दल बदलने से विरोध करने के विरोधी कानून का प्रावधान इसमें किया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोला जाता है, दल बदल विरोधी कानून। और दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है, 10वीं अनुसूची, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची 10वीं अनुसूची से संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो 10वीं अनुसूची है। कौन से अनुसूची के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, दल बदल कानून लाया गया था, 52वें संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और 10वीं अनुसूची में दल बदल का निर्धारण कौन करता है। अगला क्वेश्चन लिखो, दल बदल का निर्धारण कौन करता है, कि इसने दल बदला है नहीं, इसको कैसे मानेंगे, अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति, अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति। अब कौन अध्यक्ष, कई लोगों को लग रहा होगा हमारे गांव का अध्यक्ष, कोई लग रहा होगा छात्र संघ अध्यक्ष, ऐसा नहीं। अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति का मतलब होता है सदन का, ठीक है। यानी अगर लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा, उसने दल बदल माना जाए ना माना जाए। राज्यसभा में है तो उसका सभापति करेगा, राज्य विधानसभा में तो राज्य विधानसभा अध्यक्ष करेगा, विधान परिषद में तो सभापति, ठीक है। ये आपका इसका दल बदल का निर्धारण कौन करता है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये आपको आना चाहिए। अब आप देखो किस चीज को दल बदल मानोगे। दल बदल का मतलब क्या है, जैसे किसी ने किसी पार्टी के सिंबल
सिंबल पर चुनाव लड़ा, दूसरी पार्टी में शामिल हो गया चुनाव जीतने के बाद, या किसी इंसान ने क्या किया अपने जैसे किसी पार्टी, सपोज ए पार्टी है, उसने कहा कि यार सदन में वोटिंग है और आप इसको वोट देना, तो उसने दूसरे को वोट दे दिया, इसको भी दल बदल माना जाता है। यानी अपनी पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई वर्क कर रहा है, दूसरे पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसके सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए, इन चीज़ों को दल बदल उतना आपका नहीं देखना है फिलहाल के लिए, ठीक है। अगला लिखो, विधायिका की कार्यवाहियों के मामले में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? विधायिका मतलब संसद, विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी यानी वहां का सदन का अध्यक्ष होगा, ठीक है, यानी सदन का अध्यक्ष होगा, क्योंकि इसमें सर्वोच्च अधिकारी जो उसकी पूरी कार्यवाही को देखता है। अगला आपने लिखना है राज्यसभा के बारे में कुछ पॉइंट है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में कुछ पॉइंट लिखना है जो एनसीईआरटी आता है, तो बाकी आपको फैक्ट आते हैं। देखो, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का क्या करेगी? प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये राज्य विधानसभा के इनको चुनाव कौन करता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव लिखो, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करेगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान रखना ही, राज्य विधान। अभी जब से उत्तराखंड में नई बीजेपी ने अपनी नई कैंडिडेट राज्यसभा के लिए वो किया है, नामांकन मतलब उसको सेलेक्ट किया है, तो उसका चुनाव ध्यान रखना कि कैसे हो रहा है, ठीक है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली। निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। इसका जो चुनाव होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब इनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, इसका मतलब डायरेक्टली जनता इसमें वोट नहीं देगी। दूसरा, राज्यसभा हेतु सीटों का जो आवंटन है, यानी कौन सी अनुसूची में है, क्वेश्चन आता है, सीटों का आवंटन लिखो। राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में, 4th शेड्यूल। जो संविधान की चौथी अनुसूची है ना, उसमें हर राज्य के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ये बताया गया है कि यहाँ से राज्यसभा के लिए कितने मेंबर चुने जाएंगे, उसका डेटा दे रखा है, ठीक है। उत्तराखंड से 3, यूपी से इतने, तमिलनाडु से इतने, वो सारा का सारा कौन सी अनुसूची में है अगर पूछेगा, चौथी अनुसूची में। इसके अलावा राज्यसभा का कार्यकाल पूछता है तो बताना राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। राज्यसभा का अपना कार्यकाल न होके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक। लिखो, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल डैश करके लिखो, स्थायी सदन। स्थायी सदन होता है, कोई स्पेशल कार्यकाल नहीं होगा, परमानेंट होगा, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल लिखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये ध्यान रखना इस पॉइंट को, दोनों को, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल ये होता है बच्चों 6 वर्ष। सदस्यों का 6 वर्ष होगा, राज्यसभा का नहीं होगा। कई बच्चे उसमें जल्दबाजी में राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कराते हैं, उनको ये लगता है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल ही राज्यसभा का कार्यकाल है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती, कभी खत्म ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक, लिखो राज्यसभा में नोट करके एक पॉइंट लिखो, प्रत्येक 2 वर्ष में इसमें क्या होगा? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होता है। ये इसमें एक प्रोसेस है। अब बताइए, हर 2 साल में 1/3 का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जैसे आज से 2 साल बाद 1/3 1/3 सदस्य उसके कार्यकाल पूरा करके निकल गए, तो उनको फिल करने के लिए दूसरे 1/3 आ जाएंगे। उसके 2 साल बाद नेक्स्ट का 1/3 का कार्यकाल पूरा होगा, उनको फिल करने के लिए नए 2 आ जाएंगे। तो ये कभी खत्म ही नहीं होती है, इसीलिए इसको स्थायी सदन बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको लोकसभा का पता है, लोकसभा की संरचना के बारे में पता होगा। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना यानी स्ट्रक्चर की कितने मेंबर होंगे, क्या होंगे, उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो आप लोग, लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना किस में है? आर्टिकल 81 में, यानी आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। अब आपको ये तो पता होगा लोकसभा का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी जनता इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली वोट देती है, ठीक है। इसका चुनाव क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता डायरेक्टली वोट देती है। इसके साथ साथ ही इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो वोट करेगा, ठीक है। इसमें लिख लो प्रत्यक्ष चुनाव, दूसरा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग इसमें किया जाता है, यानी जो भी 18 साल से ऊपर का होगा वो इसमें क्या देगा, वोट देगा। इसके अलावा इसमें कार्यकाल, इसके सदस्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसके सदस्य का कार्यकाल होगा
5 वर्ष, यानी 5 वर्ष में अपनी सेवा पूरी करता है। और लोकसभा के लिए अभी वर्तमान में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 543 निर्वाचन क्षेत्र। इसके लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 543। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, 543 निर्वाचन क्षेत्र का मतलब 543 जगह इलेक्शन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आज से व्यवस्था नहीं है, 1971 से ये व्यवस्था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना। ये पूछता है कि लोकसभा के लिए जो 543 सीटों का निर्वाचन का क्षेत्र हमने परिसीमन किया है, ये कब से किया है? 1971 से ये अपने आप में चीजें बनी हुई है। 2 सदस्यों का इसमें नामांकन होता है, एंग्लो इंडियन वगैरह जो भी था। बाकी टोटल सीट इसमें 552 हो सकती है। ठीक है, हो सकती है और है में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक, इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सिर्फ कहां लाया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव, पद से हटाने का प्रस्ताव ये सिर्फ कहां लाया जाएगा? केवल राज्यसभा, लिख दो इसको, केवल राज्यसभा में इसको प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और ये मत सोचना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड 40 नंबर की है, इसके अलावा 60 नंबर में हिंदी और जीएस का पोर्शन भी है। ठीक है, ये 60 नंबर पे काम चल रहा है। केवल राज्यसभा पे अपने आप में ये प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, मैंने एक चीज बताई थी, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों ही बनाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि राज्यसभा की किसी सब्जेक्ट पे केंद्र को कानून बनाने के लिए कहा जाए, तो कौन उसको परमिशन देगा? तो राज्यसभा। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार कौन देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार, विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है। लिखो, कानून बनाने का अधिकार देता है, ये देता है बच्चों राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 249 के समथिंग होगा उसका प्रावधान। उसके तहत क्या कर सकती है? किसी राज्य सूची के विषय में संसद से कानून बनाने का अनुरोध कर सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। राज्य सूची के विषय में अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को कौन देता है, तो उस समय आपका आंसर होगा राज्यसभा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, धन विधेयक केवल कहां पेश किया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, धन विधेयक मनी बिल होता है एक, केवल पेश सिर्फ लोकसभा में आएगा ये। ठीक है, सिर्फ लोकसभा लिख दो, सिर्फ लोकसभा लिखना। राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। क्योंकि हमारे देश का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित जो भी चीज होगी वो लोकसभा करेगी। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसीलिए जिसको हमने वोट दिया है वही हमारा काम करेगा। तो इसीलिए लोकसभा धन विधेयक को केवल पेश कहा गया जाता है लोकसभा में। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 109। और कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देता है, धन विधेयक किसको कहेंगे, किसमें परिभाषित किया गया, यानी मनी बिल की परिभाषा किस आर्टिकल में है? धन विधेयक परिभाषित लिख दो। ये क्वेश्चन भी आता है आर्टिकल 110 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 110 के तहत धन विधेयक को क्या किया गया? परिभाषित किया गया। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आया था, निजी विधेयकों को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? यानी जो प्राइवेट बिल होते हैं, निजी विधेयक, वो क्या होते हैं? तो देखो, मंत्री के अलावा चाहे कोई भी व्यक्ति बिल को रखे, यानी मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य अगर पेश करता है तो उसको प्राइवेट बिल कहते हैं। यानी भले ही वो सांसद आपकी पार्टी का हो, विधायक हो, कोई हो, मंत्री के अलावा अगर किसी ने पेश कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट बिल होगा। ठीक है, तो लिखो, मंत्री के अलावा, मंत्री के अलावा कोई अन्य पेश करे तो, अन्य पेश करे तो उस बिल को क्या कहेंगे? अपने आप में निजी विधेयक यानी प्राइवेट बिल कहेंगे। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक आता है, कभी कभी क्या होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती किसी बिल को पास करने को लेके, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक यानी जॉइंट जो सेशन है वो आहूत करता है। आहूत मतलब बुलाना। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा, संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक लिख देना। आहूत कौन करेगा? यानी बुलाना। संयुक्त बैठक आहूत करता है राष्ट्रपति। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, आहूत को मतलब बुलाना। ठीक है, संयुक्त बैठक आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरपर्सन कौन होगा उसका? लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन।
लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। और दूसरा अध्यक्ष, ठीक है। दूसरा, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 108 में, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल नंबर 108 में प्रावधान किया गया। ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसको बुलाता राष्ट्रपति है। अब देखना, संयुक्त बैठक में दो बिल कभी भी पेश नहीं किए जाएंगे, एक संविधान संशोधन बिल, एक धन विधेयक बिल, कभी भी संयुक्त बैठक में नहीं आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना नोट करके, ठीक है। नोट करो, संयुक्त बैठक में, क्रैश कोर्स बाबू इसी को बोलते हैं, ठीक है। जब डीप पढ़ाता था तब नहीं पढ़ता था ना, अब पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन क्या होते हैं। संयुक्त बैठक, डैश करके लिखो, संविधान संशोधन व धन विधेयक को इसमें पेश नहीं किया जाता। धन विधेयक इसमें पेश नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप ला सकते हो, कोई साधारण विधेयक वगैरह ला सकते हो, लेकिन धन विधेयक से संबंधित और संविधान में संशोधन करने से संबंधित बैठक के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या मतलब क्या कर सकती है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का क्या मतलब रोल रहता है, क्या वो कर सकती है? तो एक क्वेश्चन लिख लो, धन राज्यसभा की पावर देखना धन विधेयक के संबंध में, तो लिखो धन विधेयक पर राज्यसभा क्या करती है? क्वेश्चन आता है पेपर में, धन विधेयक पर राज्यसभा, यानी इसके पास क्या प्रावधान, क्या पावर है राज्यसभा जो धन विधेयक पे क्या काम कर सकती है? पहले तो हमेशा याद रखना बच्चों, ये या तो इसको स्वीकार ही कर सकती है और कोई ऑप्शन नहीं है, स्वीकार ही करना होगा, या तो स्वीकार करेगी, ठीक है, स्वीकार कर सकती है। अस्वीकार का तो कोई चक्कर ही नहीं होता, मतलब वो इस बिल को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती, ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पेपर में आता है। इसके अलावा ये इसमें संशोधन प्रस्तावित कर सकती है कि यार इसमें ये पॉइंट संशोधन कर दो, संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, बोला कि ये पॉइंट चेंज कर दो, इसको चेंज करना है, ये कर सकती है। अगर कुछ नहीं किया, 14 दिनों के अंदर तक इसने कोई कार्यवाही नहीं की राज्यसभा ने उस विधेयक पे, तो 14 दिनों में पास माना जाएगा, ठीक है। लिखो, 14 दिनों में राज्यसभा द्वारा कार्यवाही न होने पर विधेयक पास माना जाएगा। विधेयक को क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में अपने आप में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो लिखो, किसी भी विधेयक को सदन में रखने से पूर्व सहमति आवश्यक, किसकी सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। किसकी सहमति आवश्यक है बच्चों? राष्ट्रपति की। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद अगला आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 105, ठीक है। इसमें क्या होता है, संसद के अंदर आप किसी से कुछ भी कह दो तो आपको कोई कार्यवाही नहीं होगी आप पर, ठीक है। आप लालू भालू कालू हालू कुछ भी कहो किसी से तो आप पे कोई भी कार्यवाही नहीं होने वाली है संसद के अंदर, ठीक। और इसके बाहर अगर आपने किसी से कुछ कह दिया तो आप पे अवमानना का केस दायर हो जाएगा, इसी को संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और हैं, गिरफ्तारी से संबंधित है, नोटिस से संबंधित, वो चीज़ें अलग हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन लिखो, किस काल में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने हेतु मंत्री बाध्य नहीं है? ठीक है, किस काल में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने हेतु मंत्री बाध्य नहीं होता है? पूरा लिखना, किस काल में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने हेतु मंत्री बाध्य नहीं होता है? किस काल में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने हेतु मंत्री बाध्य नहीं होता है, जिसका आंसर होता है शून्य काल। अलग अलग काल होते हैं ना, प्रश्न काल, शून्य काल, तो मंत्री इसका उत्तर देने के लिए इस काल में पूछा गया प्रश्न का बाध्य नहीं होता है, ठीक है। आज हिंदी का पोर्शन इसमें ऐड होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, जब मैं क्लास पढ़ा रहा था, जैसे जो राज्यसभा वो धन विधेयक वाला जो पोर्शन है वहाँ पे लाइट चली गई थी, तो मुझे वीडियो स्टॉप करके 15 मिनट का वेट करना पड़ा। 15 मिनट के बाद लाइट आई, उसके बाद दोबारा वीडियो उसी से आके कंटिन्यू की, तो वो ऑफिस का टाइम जो होता था वो निकल रहा था, यानी ऑफिस के लिए लेट होने की वजह से वो 15 मिनट आपके ख़राब हो गए हैं। आज उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है,
आज आपकी सबसे बड़ी जीत ये है कि इकोनॉमी का पोर्शन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्रैश कोर्स के डे 15 के तहत हम लोगों की कहानी यहाँ पहुँच चुकी है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आप लोग यहाँ इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद देखना कैसे उत्तराखंड और हिंदी की और रीजनिंग कंप्यूटर की क्लासेस को मैं आगे लेके चलता हूँ। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।